जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका यूपी पीसीएस मीमांसा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस थीम पर आधारित जो हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड, ठीक है। पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड की जो सीरीज है, ओके, उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसका आज हम एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके पहले ही एंशियंट हिस्ट्री का ही जो एपिसोड 1 है वो हमने करा दिया है, जिसमें यूपीपीसीएस थीम के अकॉर्डिंग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन सकते हैं वो हमने कवर करा है। अगर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर विजिट करें, क्योंकि जो आपका यूपीपीसीएस एग्जाम है ना, उसमें ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी तैयारी में माइल स्टोन साबित होगा, ओके। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज है उसको तैयार यूपीपीसीएस की जो कोर थीम है ना, कोर थीम, उसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ठीक है। जो यूपीपीसीएस के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके अलावा यह जो सीरीज है यह आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एचसीएस, इसके अलावा तो अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें, तथा जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं ना, उसमें यह सीरीज आपको बहुत मददगार साबित होगी। तो इसीलिए इस सीरीज से जरूर बने रहे और मुझे उम्मीद है यह सीरीज आपको आपकी सफलता तक जरूर लेके जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन है वह है पल्लव वंश के प्रमुख शासक। अब दोस्तों, यहां से मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कई बार होता है यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं वह होता है, राजाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसको काला कालानुक्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है, यानी कि अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो आपको शासक के नाम तो याद रखने हैं, साथ में उसके जो टाइम पीरियड है वह भी आपको याद रखना है। दूसरे प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, वह सिंपली आपको किसी शासक का नाम दे देगा एंड उसके जो इंपोर्टेंट जो उसके वर्क होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट जो वर्क होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासकों को। तो दोस्तों, सिंह विष्णु की बात की जाए तो सिंह विष्णु का जो कालक्रम रहा है वो दोस्तों 575 से लेकर 600 ईस्वी तक रहा है। अब सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और सिंह विष्णु ने उपाधि किसकी धारण की? तो अवनी सिंह की सिंह विष्णु ने उपाधि धारण की। अब सिंह विष्णु के बाद दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बनते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम जो शासक जब बनते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड था वह लगभग 30 वर्षों का रहा है, 600 से लेकर 630 ईस्वी तक। अब महेंद्र वर्मन प्रथम ने पल्लव और चालुक्य के संघर्षों में भाग लिया, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश का था, अब महेंद्र वर्मन से लड़ा कौन? तो पुलकेशिन 2 लड़ता है महेंद्र वर्मन प्रथम से। पुलकेशिन 2 किस वंश का है? तो ये चालुक्य वंश का शासक था, ओके, याद रखना है। पुलकेशिन 2 चालुक्य वंश का शासक था। इसी पुलकेशिन 2 ने ही, आपको बता दूं मैं, हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था। वर्धन वंश का शासक होता है हर्षवर्धन, आपने नाम सुना ही होगा। उसको पराजित करता है कौन? पुलकेशिन 2। लेकिन ये जो पुलकेशिन 2 है, यह न केवल हर्षवर्धन को पराजित करता है, अपितु महेंद्र वर्मन प्रथम को भी पराजित कर देता है। अब महेंद्र वर्मन प्रथम की यदि हम बात करें तो इनकी रचना जो रही है वह मत विलास प्रहसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है फैक्ट। बात की जाए तीसरे प्रमुख राजा की तो नरसिंह वर्मन प्रथम हमारे तीसरे प्रमुख राजा हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है 630 से लेकर 668 ईस्वी तक रहा है और इनके काल में जो प्रमुख कार्य हुए हैं वह यह हुआ है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब पुलिकेशिन 2 को हराकर इन्होंने वतापी कोंड की उपाधि धारण की है। याद रखना दोस्तों, पुलिकेशिन 2 ने हराया किसे? पल्लव वंश के शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया। लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हरा दिया वापस से? चालुक्य शासक पुलिकेशिन 2 को। यह फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जब ये पुलिकेशिन 2 को हराते हैं तो एक उपाधि धारण करते हैं, वह उपाधि का नाम क्या था? तो वतापी कोंड उस उपाधि का नाम था। नेक्स्ट शासक की बात करें तो महेंद्र वर्मन 2 नेक्स्ट शासक हैं। इसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है 668 से लेकर 672 है। इनके काल में कुछ महत्वपूर्ण वर्क नहीं हुए तो इसलिए मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। हमारा काम है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, उसी को आधार बना के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, ओके। तो महेंद्र वर्मन के बाद आपका जो प्रमुख शासक है परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। इनका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा 670 से लेकर 695 तक। अब परमेश्वर वर्मन के पश्चात नरसिंह वर्मन 2 का टाइम पीरियड आता है, जिनका उपनाम था राज सिंह। इन्हें राज सिंह भी कहा जाता था। इनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों वह था 695 से लेके 722 ईस्वी तक, ठीक है। 722 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा और इनके कार्यकाल में कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ।
जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है ना, जो वर्ल्ड फेमस है, उसका निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन टू ने किया, जिनका अन्य नाम राज सिंह भी था। राज सिंह आप याद रखना किनका नाम था, एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने चीन में दूत मंडल भी भेजे, ठीक है। अब नरसिंह वर्मन के पश्चात कौन राजा बनता है? तो परमेश्वर वर्मन टू नरसिंह वर्मन के पश्चात राजा बनता है, और जिसका कार्यकाल 705 से लेकर 710 तक होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पल्लव वंश से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथों का जब निर्माण करवाया, तो इसमें जो सबसे छोटा रथ था दोस्तों, तो वह द्रौपदी रथ था, ठीक है। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था, और सबसे बड़ा रथ की बात की जाए तो युधिष्ठिर रथ था, युधिष्ठिर का रथ था, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पल्लव वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी हैं वही यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं आपके सामने। तो जो ओले नामक जो पदाधिकारी था, अधिकारी था, वह क्या करता था? वह राजा के आदेशों को लागू करने का कार्य करता था। वहीं पेरुनतरम जो अधिकारी थे वो उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे, और वहीं सिरुनतरम जो थे वो निचले पद के अधिकारी होते थे। वायसराय की बात की जाए तो वायसराय सूबे का नेता होता था, तो राजा होता था उस टाइम का, तो उसी के परिवार का, जो करीबी परिवार का मेंबर होता था, वही वायसराय बनाया जाता था। अब नट्टार की बात की जाए दोस्तों, नट्टार जो होता था वह नाडुओं का हेड होता था, ठीक है। नाडुओं का हेड नट्टार कहलाता था। वहीं नटवई, तो वह नाडुओं से जुड़ी परिषद, यानी कि नटवई किससे तात्पर्य थी? तो यह नाडु से जुड़ी परिषद थी, वो इतना आपको याद रखना है। नट्टा वैस की बात की जाए तो नट्टा वैस वह कृषि से जुड़े प्रमुख अधिकारी होते थे। वॉरियम की बात करें हम, तो वॉरियम ग्राम सरकार को, यानी कि गांव के स्तर की जो सरकार होती थी ना, उसको चलाने में मदद करने वाले पुरुष का वर्णन होता था, ठीक है। तो वरियम कौन है? तो ग्राम सरकार को चलाने में मदद करने वाले पुरुष, ठीक है, वरियम कहलाते थे। अब इस वरियम का वर्णन किस में किया गया है? तो परांतक प्रथम, जो चोल शासक है, परांतक प्रथम का एक अभिलेख है जिसका नाम है उत्तर मेरूर, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है किसकी? वरियम की। इतना आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे जान लेते हैं कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड भी हमने इंफॉर्मेशन ऐड की है। चोल प्रशासन की जो ग्राम व्यवस्था है, यानी कि स्थानीय स्वशासन है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों यही उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? तो परांतक प्रथम चोल राजा का है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? तो परांतक प्रथम से संबंधित है, ठीक है। अब चोल जो स्थानीय स्वशासन था उसमें कुछ संस्थाएं प्रमुख थी, जिन्हें उर, महासभा और नगरम कहलाता था। उर जो थी आम जनमानस की सभा थी, आम जनता की कह सकते हैं, आम जनता की सभा। अब वहीं महासभा की बात की जाए तो उस काल में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनकी सभा होती थी। नगरम की बात करें तो नगर के स्तर पर एक सभा होती थी। इतना आपको याद रखना है चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। बढ़ते हैं आगे। कई बार एग्जाम में आपसे कुषाण साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और उन शासकों द्वारा किए गए प्रमुख कृत्यों यानी कि कार्यों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुषाण साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। बात की जाए कुजुल कड़फिसस की, जिसका टाइम पीरियड 30 ईस्वी से लेकर 80 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। इसी ने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि कुषाण साम्राज्य का संस्थापक भारत में आपको कौन देखने को मिलेगा? तो वह मिलेगा कुजुल कड़फिसस, जिसका टाइम पीरियड 30 से लेकर 80 ईस्वी तक था, ठीक है। अभी इसका अदर नाम कड़फिसस प्रथम भी था, यह भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात की जाए भीम कड़फिसस की, तो कुजुल कड़फिसस के बाद भीम कड़फिसस राजा बनता है, और इनका जो टाइम पीरियड है 95 ईस्वी से लेकर 127 ईस्वी तक रहा है। अब इनका एक राबातक अभिलेख है। भीम कड़फिसस को सदसकाना के पुत्र और कनिष्क का पिता कहा गया है, ठीक है। आपको यह फैक्ट याद रखना है कि किस अभिलेख में भीम कड़फिसस को सदसकाना का पुत्र और कनिष्क का पिता कहा गया? तो राबातक अभिलेख में। अब इसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के, जो कि दिनार कहलाते थे, वह चलाए। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी सबसे पहले चीज शुरू करता है तो एग्जाम में यूपीपीसीएस कई बार वह क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के चलाए कुषाण साम्राज्य में, तो वह कौन था? तो भीम कड़फिसस था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह भारत में शैव धर्म का अनुयायी भी था, क्योंकि इसके सिक्कों में हमें त्रिशूल, नंदी एवं शिव की आकृति मिलती है, ठीक है। हमें त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृति किसके सिक्कों में मिलती है? तो भीम कड़फिसस की सिक्कों में मिलती है, जिसके कारण कहा जाता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था।
बात की जाए इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है कनिष्क, जिनका टाइम पीरियड था 127 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक। अब यह सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाणों में, ठीक है, यह बात आपको पता ही होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया, ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी में चलाया, जिसका उपयोग अब भारत सरकार कर रही है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, भारत सरकार इसी शक संवत का ही उपयोग करती है। इसके अलावा दोस्तों कनिष्क काल में जो पुरुषपुर और मथुरा दो राजधानियां रही, ठीक है, कनिष्क के समय राजधानियों की बात करें तो पुरुषपुर और मथुरा रही है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कनिष्क के काल में कौन कौन सी राजधानी रही, तो पुरुषपुर आपको याद रखना है और मथुरा आपको याद रखना है। अब कनिष्क के काल में ही दोस्तों फोर्थ बौद्ध संगति होती है, ठीक है, फोर्थ बौद्ध संगति होती है कनिष्क के काल में। अब कनिष्क के काल में जब फोर्थ बौद्ध संगति होती है तो फोर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है, यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है यहाँ से, कुषाण जो शासक थे, कुषाण शासकों द्वारा सर्वाधिक याद रखना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। ओके, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। अभी आपको इतना तो पता चल गया कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। अब बात की जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी कर दिए, भाई ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, सोने के सिक्के किसने जारी किए, ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए, किसने जारी किए। तो दोस्तों वो गुप्त शासक थे, ठीक है, यह फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ओके, एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं और मैं यही कहूंगा आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ये जो नोट्स है मैंने आपको जो प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज इनके नोट्स बना ले, अपने हैंड रिटन नोट्स बना ले, आपको एग्जाम के एंड में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अब बात की जाए बौद्ध संगतियों की, तो सभी को पता होगा कि टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं और वो भी अलग अलग शासकों के समय में हुए हैं। तो देखते हैं प्रथम संगति के बारे में जानते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों वह राजगृह में हुई, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई, और राजगृह किसकी राजधानी थी, तो मगध की राजधानी थी, मगध की यह प्रारंभिक राजधानी थी, सबसे पहले बनी थी। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में हुई, यह भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। उस समय शासक कौन था, तो अजात शत्रु शासक था, ठीक है, अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति संपन्न होती है, और यह अजात शत्रु जो था दोस्तों वह हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार दोस्तों इसका संस्थापक था, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाए प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप यहाँ पर अध्यक्ष थे, और इसी बौद्ध संगति का जो परिणाम रहा कि सुत्पिटक ग्रंथ उत्पन्न हुआ प्रथम बौद्ध संगति से, और विनय पिटक ग्रंथ की रचना हुई। अब सुत्पिटक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, तो आनंद ने की, और वहीं विनय पिटक ग्रंथ की रचना किसने की, तो उपाली ने की, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो 383 ईस्वी में संपन्न होती है, कहां पर होती है, तो वर्तमान जो वैशाली है बिहार का, ठीक है, वहीं पर यह द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न होती है। किसके शासनकाल में यह द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न होती है, तो कालाशोक उस समय शासक थे, उन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न होती है, और यह शिशुनाग वंश से संबंधित थे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी, ठीक है, यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, अध्यक्ष की बात की जाए कि द्वितीय बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था, तो सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे, और दूसरे जो बौद्ध संगति यानी कि सेकंड बौद्ध संगति जो हुई है उसी में बौद्ध व्यवस्था जो है स्थविरवादियों और महासंघिकों में विभाजित हो गया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई बौद्ध जो धर्म है वह स्थविरवादियों और महासंघिकों में किस बौद्ध संगति द्वारा विभाजित किया गया, तो द्वितीय बौद्ध संगति, यह आपको याद रखना है। बात की जाए तो तृतीय बौद्ध संगति यानी कि थर्ड बौद्ध संगति की, तो यह 250 ईसा पूर्व में होती है और पाटलिपुत्र में संपन्न होती है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, पता ही होगा आपको, ठीक है, और थर्ड जो बौद्ध संगति थी वह अशोक के काल में होती थी। अशोक
जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष की बात की जाए थर्ड बौद्ध संगति का, तो मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और थर्ड जो बौद्ध संगति है इसी में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, 3 पिटक है हमारे पास। 3 पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक की रचना और विनय पिटक की रचना आपको प्रथम बौद्ध संगति में देखने को मिली जाती है। सुत्त पिटक की रचना कौन करता है? आनंद करता है। और विनय पिटक की रचना कौन करता है? उपाली करता है। लेकिन जो हमारा तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का संकलन कब होता है? तो थर्ड बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन होता है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड बौद्ध संगति में ही दोस्तों भारत से विभिन्न धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा गया। कौन से धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया? तो बौद्ध धर्म का ही प्रचार करने के लिए भेजा गया। कहाँ? विदेशों में भेजा गया, जैसे कि श्रीलंका भेजा, नेपाल भेजा, साउथ ईस्ट एशिया भी भेजा गया। बात की जाए चौथे बौद्ध संगति की, तो यह कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुआ। चौथी बौद्ध संगति कब हुई? तो 72 ईस्वी में हुई। शासक की बात करें तो किसके संरक्षण में हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का संस्थापक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कड़फिसेस, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष की बात की जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वह था वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष था। वहीं उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, दोनों फैक्ट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष कौन था। तो आपको रटा होना चाहिए यह कि चतुर्थ बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र थे। ठीक है, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसके अलावा दोस्तों चतुर्बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में डिवाइड हो गया। प्रथम भाग जो था हीनयान था। हीनयान कौन थे? जो बौद्ध धर्म को जो उनका मूल रूप था उसी रूप में एक्सेप्ट करते थे। दूसरे भाग में जो विभाजित हुआ वह था महायान में। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में। महायान में बौद्ध धर्म को देवता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, और हीनयान में बौद्ध धर्म को देवता के रूप में नहीं पूजा जाता था। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए हम स्वामी महावीर और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। किसके तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के। ओके, यह याद रखना है। जैन धर्म में 1 से लेके 24 तीर्थंकर है। प्रथम जो तीर्थंकर है वह ऋषभ देव है। ऋषभ देव। ओके, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आदिनाथ भी कहलाते हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, ये अपने जो नोट्स आप बना रहे हैं वहां पर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैक्ट तो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन साथ में मुझे और भी इन्फॉर्मेशन याद आती जा रही है, तो मैं आपको साथ के साथ ही यहीं पर करा दे रहा हूँ। तो जो आपके नोट्स हैं उनमें ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट करा रहा हूँ उन्हें भी आप नोट करते जाइएगा। ओके, तो बात की जाए महावीर की, स्वामी महावीर की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के पास कुंडग्राम है। अब देखो यहाँ पे कुंडग्राम दे दिया, अब यहाँ पे वैशाली इफेक्ट नहीं दिया गया। कई बार कुंडग्राम ना हटा के वैशाली दे देता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वैशाली के पास कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी, यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति इनको रिजुपालिका नदी के पास हुई। ठीक है, रिजुपालिका नदी आपको रटा होना चाहिए कि महावीर जो स्वामी महावीर हैं, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीर्थंकरों की बात की जाए तो तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म से संबंधित होते थे, और महावीर जो स्वामी थे वह अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे। तो बात करें प्रमुख जैन तीर्थंकरों की, ठीक है, उनसे जुड़े निर्वाण स्थलों की एवं प्रतीक की। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक साइड आपको जैन तीर्थंकर दे दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड निर्वाण स्थलों की सूची दे दी जाती है और मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। या फिर एक तरफ आपको जैन तीर्थंकर दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उनसे जुड़े प्रतीक दे दिए जाएंगे, फिर उनको मिलाने के लिए आपको दे दिया जाता है एग्जाम में। तो हमारे जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, इनका अन्य नाम आदिनाथ भी था। ओके, तो इनका जो निर्वाण स्थल था, इनको जहां निर्वाण प्राप्त हुआ वह अष्टापद यानी कि कैलाशनाथ पर्वत में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनसे जुड़ा जो प्रतीक था वह वृषभ था, यह आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर के जो हमारे जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ। अब इनको जो निर्वाण मिला सम्मेद शिखर में मिला। अब ये सम्मेद शिखर की बात की जाए कहाँ है, तो यह झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा सम्मेद शिखर। ओके, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा सम्मेद शिखर, जहां अजीतनाथ के साथ साथ और कई हमारे जैन तीर्थंकर हैं, उन्हें
निर्वाण की प्राप्ति होती है। अजीतनाथ से रिलेटेड जो प्रतीक था वह क्या नाम है उसका? हाथी। ठीक है, अजीतनाथ से रिलेटेड जो हमारा प्रतीक है हाथी है। बात की जाए थर्ड जो हमारे जैन तीर्थंकर हैं उनका नाम है संभवनाथ। ठीक है, संभवनाथ का जो निर्वाण स्थल है वह समय शिखर ही है और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक है वह घोड़ा है। ओके, बात की जाए नेक्स्ट जो हमारे जैन तीर्थंकर है वह है पद्म प्रभु। ठीक है, किस नंबर के जैन तीर्थंकर है? तो 6th नंबर के जैन तीर्थंकर है और इन्हें भी निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? तो सम्मेद शिखर में हुई है और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक है वह कमल है। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सुपार्श्वनाथ की यदि हम बात करें तो सुपार्श्वनाथ 7th नंबर के हमारे जैन तीर्थंकर है। ठीक है, इनको भी जो निर्वाण की प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर में ही हुई और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक है वह स्वास्तिक है। और स्वास्तिक कैसा दिखता है वो आपको मैंने यहाँ चित्र के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, आप देख सकते हैं स्वास्तिक किसे कहते हैं। ओके, बात की जाए मल्लीनाथ की, तो मल्लीनाथ किस नंबर के जैन तीर्थंकर थे? तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि मल्लीनाथ जो 19वें नंबर के यानी कि 19 नंबर के मल्लीनाथ जैन तीर्थंकर थे और इन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ समय शिखर में ही प्राप्त हुआ और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक है वह कलश है। ओके, नवीनाथ की बात की जाए तो नवीनाथ हमारे 21वें नंबर के 21वें यानी कि 21st नंबर के जैन तीर्थंकर हैं और इनसे रिलेटेड जो निर्वाण स्थल है जहां इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है वह सम्मेद शिखर है। ठीक है, नीलकमल इनका प्रतीक है। नेमिनाथ जो है वह 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं। ओके, पहला फैक्ट तो यह याद रखना है। दूसरा, इन्हें उज्जैन यानी कि गुजरात के गिरनार में निर्वाण की प्राप्ति होती है और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह है वह शंख है। ठीक है, पार्श्वनाथ की हम बात करें तो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है सम्मेद शिखर में ही और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक है वह सांप है। अब हमारे 24वें जो तीर्थंकर हैं और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ठीक है, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? तो पावापुरी में हुई है और इनसे रिलेटेड जो प्रतीक है उसका नाम क्या है? सिंह या शेर। ठीक है, इस प्रकार आपको शेर का मुंह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में और भी इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू पूछे गए हैं जो मैंने आपको साइड में दे रखा है। पार्श्वनाथ से रिलेटेड एक फैक्ट है यहाँ पे, देख लेते हैं। जो हमारे पार्श्वनाथ थे वह 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इनका निर्वाण हमें मैंने बता ही दिया आपको अभी कि पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? तो सम्मेद शिखर में हुई। सम्मेद शिखर कहां है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, झारखंड में है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब इन्होंने चतुर्याम धर्म की भी स्थापना की थी। चतुर्याम धर्म में 4 चीजें शामिल थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह। ये 4 चीजें चतुर्याम धर्म में शामिल थी। अब महावीर स्वामी क्या करते हैं? इसमें एक और व्रत जोड़ देते हैं। ठीक है, 5वां व्रत इसमें जोड़ देते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का व्रत इसमें जोड़ देते हैं और ये जो चतुर्याम धर्म थे अब ये 5 धर्म बन जाते हैं या 5 व्रत बन जाते हैं। ओके, जो कि जैन धर्म में फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थंकरों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। होप सो आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और मैंने नोट्स भी इतने एडवांस स्तर के बनाए हैं ताकि सब आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। बात की जाए बौद्ध साहित्य की। ठीक है, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब त्रिपिटक में 3 ग्रंथ शामिल हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ शामिल हैं। अब वो 3 ग्रंथ कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना कब हुई? तो फर्स्ट बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। मैंने आपको पहले बता रखा है। विनय पिटक की रचना कौन करता है? तो उपाली करता है विनय पिटक की रचना। और सुत्त पिटक की रचना कौन करता है? तो आनंद करता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं। ठीक है, अब बात की जाए कि विनय पिटक में आपको क्या देखने को मिलेगा। विनय पिटक में दोस्तों आपको भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी आचरण और अनुशासन के नियम देखने को मिलेंगे। यानी कि जो संघ के नियम है ना, संघ के नियम उनका वर्णन आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात की जाए सुत्त पिटक की दोस्तों, तो सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध की सारी शिक्षाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। आगे जाके सुत्त पिटक को 5 निकायों यानी कि 5 भागों में बांट दिया जाता है, जिनमें प्रमुख भाग शामिल है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सुत्त पिटक में कौन कौन से निकाय शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय सम्मिलित हैं। अभिधम पिटक की बात की जाए अब, तो अभिधम पिटक में आपको बुद्ध की शिक्षाओं और विद्वता
पूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण दार्शनिक विश्लेषण है उसका वर्णन आपको अभिधम्म पिटक में देखने को मिल जाएगा। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो अन्य ग्रंथ है वह भी मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। दिव्यदान बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक ग्रंथ है। इसके अलावा दीपवंश भी है, महावंश भी है। महावंश के अलावा एक और ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक प्रमुख ग्रंथ है, आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाए मिलिंद पन्हो के बारे में पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। ठीक है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में होता था। ठीक है, इसमें यवन शासक यानी कि जो ग्रीक शासक था मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन किया गया। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो में किसका वर्णन है या फिर मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया है। ओके, अब बात करें हम कुछ प्रमुख जैन ग्रंथों की और उनसे रिलेटेड रचनाकार की। तो दोस्तों कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। वहीं स्यादवाद मंजरी की रचना को किसने की? तो मल्ली सेन ने की। न्याय अवतार के जो रचयिता है वह सिद्ध सेन दिवाकर न्याय अवतार के रचयिता है। न्याय दीपिका के रचयिता आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो धर्मभूषण आपको न्याय दीपिका के रचयिता देखने को मिलेंगे। वहीं पंच विसंतिका के रचयिता कौन है? तो पद्म नंदी जो पंच विसंतिका के रचयिता हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में परिशिष्ट पर्वन के बारे में कई बार पूछा गया है। इसके रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र इसके रचयिता है। नेक्स्ट जो हमारी जो ग्रंथ है जैन धर्म से रिलेटेड वह है द्रव संग्रह के रचयिता कौन है? तो नेमीचंद। यह भी आपको पता होना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, तो इसके रचयिता कौन है? उमा स्वामी। श्लोक वार्तिक किससे रिलेटेड है? तो विद्यानंद स्वामी इसके रचयिता है श्लोक वार्तिक के। और वहीं प्रवचन सार के रचयिता कौन है? तो कुंद प्रवचन सार के रचयिता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैन ग्रंथ जो प्रमुख जैन ग्रंथ है और उनके जो रचनाकार है वह मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, टोटली फैक्ट है, ये तो आपको याद ही करना होगा क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, याद करने का यही तरीका है कि आप ये नोट्स बनाएं और उसका बार बार रिवीजन करें या फिर इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखेंगे तो अपने आप दिमाग में रच बस जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बात की जाए मौर्यकालीन प्रशासन की तो आयोग का ये फेवरेट थीम रहा है। कई बार आयोग मौर्य काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और हमेशा प्रतिवर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मौर्य काल से प्री के पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम मौर्यकालीन प्रशासन से रिलेटेड कुछ अधिकारी एवं उनके विभाग से रिलेटेड चीजें को कवर करेंगे। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एक तरफ आपको अधिकारी दे देंगे, दूसरी तरफ वो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है उस डिपार्टमेंट का वर्णन दे देंगे। अब मिलान करने को दे दिया जाता है। पहला टाइप तो यह है क्वेश्चन आने का। ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही अधिकारी का नाम दे दिया जाता है। लाइक मान लो समाहर्ता का नाम दे दिया गया और इससे पूछ लिया था, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि समाहर्ता किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन आने का यही ट्रेंड है। 2 टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, या तो मिलान के आ जाते हैं या तो फिर सीधा डायरेक्ट आयोग आपसे पूछ ही लेता है। तो हम जान लेते हैं यहाँ पे मौर्यकालीन प्रशासन से रिलेटेड कुछ प्रमुख अधिकारी एवं उसके प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट है समाहर्ता और सन्निधाता, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों को तो आप रट के ही जाना। ठीक है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि एग्जामिनर इसमें आपको बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। समाहर्ता दोस्तों वो होता था कि जो आय का यानी कि राजस्व का, ठीक है, यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन करता था, टैक्स कलेक्शन करने वाला जो अधिकारी था वह कौन था? समाहर्ता टैक्स कलेक्टर था। ठीक है, राजस्व विभाग का यह प्रमुख होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था। बात की जाए सन्निधाता की, सन्निधाता दोस्तों क्या था? राजकोषीय यानी कि राजकीय कोष जो होता था उसका अध्यक्ष होता था। एक तरह से सन्निधाता क्या था? ट्रेजरी ऑफिसर। हमारे पीसीएस में भी ट्रेजरी ऑफिसर की एक पोस्ट है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे की है, बहुत बेहतर पोस्ट है। तो सन्निधाता वही है जो आज का जो ट्रेजरी ऑफिसर है ना, उस टाइम का जो ट्रेजरी ऑफिसर था उसी को ही हम सन्निधाता कह देते थे। ये देखिए कोषागार कहलाता था। प्रशासता की बात की जाए तो प्रशासता दोस्तों कारागार का अध्यक्ष होता था, यानी कि जो जेल होते थे ना, जेल का जो हेड होता था वो प्रशासता कहलाता था मौर्य काल में। नायक की बात की जाए तो नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। ठीक है, नायक जो था जिसे सेना नायक भी कहते थे, यह नगर रक्षा का अध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा दोस्तों जो सीता अध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष का क्या किसका अध्यक्ष था? सीता अध्यक्ष यह राजकीय जो भूमि होती थी यानी कि जो राजा के संरक्षण में जो भी लैंड होती थी उसका संरक्षक था। ठीक है, कौन? तो सीता अध्यक्ष। बात की जाए पंड्या अध्यक्ष की, ठीक है, पंड्या अध्यक्ष से लिखा जाएगा, पंड्या अध्यक्ष। ओके, तो बात की जाए पंड्या अध्यक्ष की तो यह वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। पंड्या अध्यक्ष किससे संबंधित है? तो वाणिज्य विभाग से यानी कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। ओके, तो यहाँ पे इफेक्ट कंप्लीट होते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि हमारी जो है सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको इस सीरीज में कुछ कमी लगती है तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके जो भी यूपीपीसीएस से रिलेटेड मित्र हैं जो यूपीपीसीएस 2026 देना चाह रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उनकी भी तैयारी में मदद हो सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एंशियंट हिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज में। तब तक आप पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।